नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है जिसमें आपको विभिन्न वन लाइनर्स दिए गए हैं उनको प्रश्नों के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना तट, अलकनंदा तट, खुटानी नाला, पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमें किस काल के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, यहां से हमको किस काल के उपकरण मिले हैं, किस काल के साक्ष्य मिले हैं। ये मिले हैं हमको निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य। इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड में निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य या उपकरण हमको कहां से मिले हैं। तो ये 4 जगहों के नाम आपने याद करना है। कालसी में यमुना तट पर, श्रीनगर में अलकनंदा तट पर, खुटानी नाला नैनीताल में, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से मिले हैं। ठीक है। जो निम्न पुरा पाषाण युग के उपकरण हैं, इनकी खोज का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है, केपी नौटियाल और यशोधर मटपाल। ठीक है। किस काल के? निम्न पुरा पाषाण काल के। अगर आपसे क्वेश्चन आए मध्य पुरा पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसके द्वारा करी गई है, मध्य काल के पूछेगा पुरा पाषाण में, तो केपी नौटियाल का नाम याद करेंगे और ये मिले हैं केवल श्रीनगर से। इन्होंने दावा किया है। ठीक है। तो निम्न के हमें कहां से मिले हैं, किस किसने खोजे हैं उनके नाम, और मध्य पुरा पाषाण युग के कहां से मिले हैं, श्रीनगर के नजदीक से ऐसा दावा किया है केपी नौटियाल ने। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा लाखू शैलाश्रय की खोज कब करी गई थी। लाखू शैलाश्रय यानी लाखू उडियार, लाखू उडियार की खोज एमपी जोशी करते हैं और इसकी खोज इन्होंने 1968 में करी थी। जो लाखू उडियार है अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। इसका जो मुख्य विषय है यहाँ का वो सामूहिक नृत्य है। जो यह शैलाश्रय है यह नागफनी के आकार का है और इसे प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। देखिए, इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक वो काल है जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में लिखने की परंपरा नहीं थी या जिस काल की लिखित जानकारी कोई उपलब्ध नहीं है, केवल जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो उपलब्ध हैं। उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इस काल के बारे में ना कुछ लिखा गया है और ना कुछ पढ़ा गया है। दूसरा काल है जिसे कहा जाता है आग ऐतिहासिक काल। इस काल का जो लिखित स्रोत हैं वो ज्ञात हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो जो लाखू उडियार है इसे किस काल का माना गया है, इसे प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी, उनका हमें लिखा हुआ मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता किस काल की हो जाएगी, आग ऐतिहासिक काल की हो जाएगी। ये सबसे अच्छा उदाहरण है आग ऐतिहासिक काल का। नेक्स्ट है हमारा, किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है। तो 8 मानव आकृतियां ये हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली और 5 मानव आकृतियां ये हमें पिथौरागढ़ के नैनी पाताल से मिली। दोनों लोकेशन पिथौरागढ़ में है और कितनी मानव आकृतियां मिली हैं इनको याद करना है। बनकोट से 1989 में मिली थी और पिथौरागढ़ से जो नैनी पाताल है वहां से 1999 में मिली थी। ठीक है। किस पुरास्थल से लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मिला है। तो स्वर्ण मुकुट हमें कहां से मिला है, जो मुख आवरण मिला है और कितने केजी का है, लगभग 5.2 किलो का। यह मिला है हमें चमोली के मलारी गांव से। जो मलारी गांव है आपका, यहां पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया। पहली बार इन्होंने 1983 में यहां पर सर्वेक्षण का कार्य किया। उसके बाद 2001-2 में सर्वेक्षण का कार्य किया। 2001-2 में यहां से 5.2 किलो का मुख आवरण मिला, सोने का मुकुट मिला, बर्तन यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा लोहे के उपकरण भी हमको यहां से मिले। एक और क्वेश्चन जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, यहीं पर नोट कर लेना, मलारी गांव से जो हमें बर्तन मिले हैं वह किसके समान हैं। ऐसे ही बर्तन हमें पाकिस्तान की स्वात घाटी से मिले हैं।
तो क्वेश्चन बनेगा पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन राज्य में किस स्थल से मिले हैं? तो आप कहेंगे मलारी गांव चमोली से मिले हैं। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पुराणों में और खासकर किस पुराण में? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया है। लेकिन इनके संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है और खसदेश कहा गया है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वाला नाम है, ठीक है। उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। यह क्वेश्चन पेपर में बना है कि उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आप ऋग्वेद का नाम लेंगे। अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि ये सारे नाम कहे गए हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। यह ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं, हमारे बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हेमवंत कहा गया है। जब पेपर में आया था तो पेपर में आपको एक पेपर में हेमवंत भी दिया था, इसको भी आयोग ने सही माना है, हेमवंत भी आपका सही है, दोनों पूछे गए हैं। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में जैसा हमने कहा मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड यानी कुमाऊं, केदारखंड यानी गढ़वाल। अगला है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है। अगला, उत्तराखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो किस जनपद के क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? यह कहा गया है अल्मोड़ा को। इसको आपने याद करना है। मध्यकाल में अल्मोड़ा को राजपुर या राजापुर के नाम से जाना जाता था। इसको भी आपने याद करना है क्योंकि जो सारे चंद राजा थे वो यहीं से शासन करते थे। तो राजापुर या राजपुर भी इसी को कहा गया है और मानस खंड में इसे राम क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में गढ़वाल को हेमवंत कहा गया है, ठीक है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी कहां स्थित थी? तो देखिए, जो मनुष्यों के आदि पूर्वज माने जाते हैं मनु और जो धनपति है कुबेर, इनकी राजधानी ये मानी जाती है अलकापुरी को। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बना है कि मनु का निवास स्थल कहां है? अलकापुरी। कुबेर की राजधानी कहां है? अलकापुरी। अलकापुरी का क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है? तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से लेकर बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? यह कहा गया है अलकापुरी। जहां से अलकनंदा आ रही है और बद्रिका आश्रम तक यानी बद्रीनाथ धाम तक के क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को अलकापुरी इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या करी थी? तो भगवान राम ने किस स्थान पर तपस्या करी थी? इन्होंने देवप्रयाग में तपस्या करी थी। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, राज्य के इनमें से किस तीर्थ स्थल को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो आपने हरिद्वार को, ऋषिकेश को, इनको टिक नहीं करना है, आपने देवप्रयाग को टिक करना है, ठीक है। यहीं पर भगवान राम ने तपस्या करी थी और देवप्रयाग को ही सभी पापों का विनाशक कहा गया है। बाणासुर की राजधानी कहां स्थित थी? तो देखिए, जो बाणासुर है रामायण काल का एक असुर है और इसकी राजधानी वर्तमान जोशीमठ में यानी ज्योतिषपुर में स्थित थी। बाणासुर का किला चंपावत में है, लेकिन जो बाणासुर है इसकी राजधानी कहां पर है? ज्योतिषपुर में है, ठीक है। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहां तपस्या करी थी? तो भगवान राम ने देवप्रयाग में करी और लक्ष्मण जी ने टिहरी के तपोवन में तपस्या करी थी। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ धाम को ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। इस नाम का उल्लेख किसके लिए किया गया है? केदारनाथ के लिए, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है?
पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी थी, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी, और इस यात्रा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में किया गया है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, किस पर्व के अनुसार पांडवों ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी? वन पर्व के अनुसार। और किसके साथ करी? तो लोमस ऋषि के साथ करी। ठीक है, यह जानकारी भी कहां मिलती है? वन पर्व में मिलती है। वन पर्व में ही पांडवों के गंगा द्वार से लेकर, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर भ्रंगतंग यानी केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। यानी बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा करी, केदारनाथ धाम की भी यात्रा करी, और यह वर्णन किसमें है? वन पर्व में किया गया है। इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे हैं, इसमें बताते हैं। तो इसको भी याद करना, क्वेश्चन आएगा महाभारत के वन पर्व के अनुसार कौन से ऋषि महाराज युधिष्ठिर को अलग अलग तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं? ऋषि धौम्य। ठीक है, महाभारत का एक और इंपॉर्टेंट पर्व है आदि पर्व, और इस आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन किया गया है। तो महाभारत में भी उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में तो है और महाभारत में भी है। और महाभारत के किस ग्रंथ में दोनों कुरुओं का उल्लेख है? उत्तर कुरु का, दक्षिण कुरु का। तो यह है आपका आदि पर्व। तो इन दो पर्व को आपने याद करना है। ठीक है, महाभारत को लेकर एक क्वेश्चन हमने कई बार देखा भी है। जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन आता है भगवत गीता किस पर्व का पार्ट है? तो एक पर्व है, जैसे वन पर्व है, आदि पर्व है, ऐसे ही महाभारत में एक पर्व है जिसे कहा गया है भीष्म पर्व, और इसका पार्ट है भगवत गीता। इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहां थी? तो देखिए, पुलिंद राजा का उल्लेख मिला है महाभारत में। पुलिंद राजा यानी कुड़िंद राजा इसको माना गया है। इसका नाम था सुबाहु। इसकी जानकारी वन पर्व से मिली है, और इसकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर में थी। इसको याद करना है। ठीक है, सुबाहु की राजधानी कहां है? श्रीनगर में है। यह एक कुड़िंद राजा था, और इसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। यह क्वेश्चन पेपर में आपके पास पूछा गया था। पेपर में आया था कि किस कुड़िंद राजा ने पांडवों की अधीनता को स्वीकार किया? तो पांडवों की अधीनता को स्वीकार करता है राजा सुबाहु, और पांडवों की ओर से युद्ध करता है। ठीक है, महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जो कुड़िंद राजा होते थे उनके लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो नॉर्मल कुड़िंदों के लिए द्विज और राजा के लिए द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो प्राचीन काल में गढ़वाल में केदारखंड में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। एक आपका बद्रिका आश्रम और एक आपका कर्ण आश्रम। ठीक है, वेदव्यास जी द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना कहां पर करी गई? तो वेदव्यास जी के द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना बद्रिका आश्रम में करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो जो हस्तिनापुर के राजा थे, राजा दुष्यंत, और जो शकुंतला हैं, इनके प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है कर्ण आश्रम, और इसी कर्ण आश्रम में इनके पुत्र भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। सम्राट भरत का जन्म कहां पर हुआ था? क्वेश्चन आता है, कर्ण आश्रम में हुआ था। कालिदास ने किस स्थान पर अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी? तो कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसकी रचना कालिदास ने कर्ण आश्रम में करी थी। कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा है? कालिदास ने कर्ण आश्रम को किसलय प्रदेश कहा है। ठीक है, जो कर्ण आश्रम है कोटद्वार के नजदीक है, पौड़ी गढ़वाल में है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। पर्वतों के नाम आते हैं, तो कर्ण आश्रम हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। किस नदी के तट पर है कर्ण आश्रम? यह क्वेश्चन भी बनता है। कर्ण आश्रम आपके मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, कोटद्वार के नजदीक है। जो कोटद्वार है वो खो नदी के तट पर है, लेकिन जो कर्ण आश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम चौकी घाट इसे कहा गया है, या चौका घाट इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन यहां पर याद करना। क्वेश्चन बनता है कर्ण आश्रम के महत्व को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? यह किया था 1955 में, 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय में अधिक हुआ था? तो देखिए, सिर्फ गढ़वाल में नहीं, कुमाऊं के अंदर भी, गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार यह हुआ था खस राजाओं के समय में, खस जातियों के समय में। क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं में किसके काल में हुआ, गढ़वाल में किसके काल में हुआ? आप कहेंगे खस जातियों के समय, खस राजाओं के समय। किसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। कोट द्वार, जैसा मैंने आपको कहा, खो नदी के तट पर बसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है कोट द्वार। ठीक है, एकमात्र शहर है जहां पर रेल आती है पौड़ी के अंदर। ठीक है, पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो पौराणिक काल में, पुराणों में कुमाऊं को, और पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण, क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या हुए? तो पौराणिक काल के बाद कुमाऊं को और किन किन नामों से संदर्भित किया गया? इसे कुर्मप्रस्थ कहा गया, कुर्मगिरी कहा गया, कुर्मांचल कहा गया, कुमाऊंगढ़ कहा गया। इसको याद करना है। कुर्म नाम इसका पड़ा क्योंकि जो भगवान विष्णु थे उनका कुर्म अवतार था, कच्छप अवतार था, वो चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर हुआ था, और उसी के बाद इस क्षेत्र को कुर्मांचल आदि कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि कुर्म अवतार था तो उसी से यह नाम यहां पर पड़ गया। क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र में, किस पर्वत पर उनका अवतार हुआ था? तो क्रांतेश्वर पर्वत चंपावत में है। जो कुर्मांचल शब्द था वो संस्कृत शब्द था, आगे चलकर प्राकृत भाषा में इसे कुर्म लिखा जाने लगा और फिर हिंदी में ये कुमाऊं बन गया। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं की जानकारी, गढ़वाल की जानकारी सबसे ज्यादा स्कंद पुराण में मिलती है। अब आपको अच्छे से याद है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया है? अब आप आसानी से बताएंगे, मानसखंड। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? एक क्वेश्चन तो आपका यही हुआ है कि जो प्रसिद्ध जाखन देवी मंदिर है कहां है? अल्मोड़ा में है, और यह मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। यानी प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्ष निवास करते थे, यक्षों का निवास था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है। तो नाग जाति भी यहां पर निवास करती थी और इसकी पुष्टि होती है कुमाऊं में, जो हमें ढेर सारे नाग मंदिर देखने को मिलते हैं। कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर, जिसे बीनाग या बेनीनाग कहा गया है, बेरीनाग इसका नाम है, यहां पर बेरीनाग इसको करना, ये कहां पर स्थित है? तो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है बेरीनाग, और यह आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। किसके समय में कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था? किसके समय में? खसों के समय में। गढ़वाल में भी खस और कुमाऊं में भी खस। ठीक है, देखिए, शुरू में हमें अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं मिली थी, जो कि किससे संबंधित थी? कुड़िंद लोगों से संबंधित हैं। बाद में कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं हमें और देखने को मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा 54। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितनी अल्मोड़ा प्रकार की हमें मुद्राएं मिली हैं, तब आप आंसर करेंगे 58 मुद्राएं अब तक मिल चुकी हैं। ठीक है, ये जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि है ब्राह्मी, और ये बनी किसकी है? ये ताम्र की बनी हुई है। जो शुरुआती 4 मुद्राएं हैं उनको वर्तमान में लंदन संग्रहालय के अंदर रखा गया है। जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, उसमें रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर किन कुड़िंद शासकों के नाम मिलते हैं? तो देखिए, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें हमें टोटल 8 राजाओं के नाम मिले हैं। जो शुरुआत में 4 मुद्राएं मिली थी उसमें मगभतश का नाम था, शिवदत्त का नाम था, हरिदत्त का नाम था और शिवपालित का नाम था। बाद में जो 54 मुद्राएं हमको यहां से मिली, उसमें शिवरक्षित का नाम है, गौमित्र का नाम है, विजयभूति का नाम है, आसेक का नाम है। तो इन 8 राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक बार इनको नोट कर लीजिए। शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, 4 ये हो गए। गौमित्र, विजयभूति, मगभतस और आसेक, इन चारों के नाम हमको उन मुद्राओं में मिले हैं। ठीक है, देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मलिपि का शिलालेख किसका है? तो देहरादून में कालसी से हमें एक शिलालेख मिला है 257 ईसा पूर्व का। इस शिलालेख की खोज 1860 में होती है। जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। ठीक है, यह जो शिलालेख है यह मौर्य शासक अशोक का शिलालेख है।
और जिस काल का यह शिलालेख है उस काल में इस क्षेत्र के अंदर कुडिंदों का शासन था और कुडिंदों के शासन में अशोक का शिलालेख मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो कुडिंद लोग थे ये अशोक के अधीन थे, यानी मौर्यों के अधीन थे। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि किस अभिलेख से या किस शिलालेख से ये बात स्पष्ट होती है कि कुडिंद मौर्यों के अधीन थे, तब आप कहेंगे कालसी शिलालेख। किसका है, कब का है, किसने खोजा, कब खोजा, किस भाषा में है, किस लिपि में है, वो सब हमने देखा। भाषा इसकी प्राकृत है और ब्रह्म लिपि में इसे लिखा गया है। ठीक है, इस अभिलेख में अशोक के द्वारा घोषित किया गया है कि उसने राज्य में हर जगह पर मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और इसके अलावा उसने लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की अपील करी है। ठीक है, अशोक के कालसी शिलालेख में। नेक्स्ट है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख किसका है? एक शिलालेख हमें लाखा मंडल से भी मिला है जो यादव राजकुमारी ईश्वरा का है। इनका नाम भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल लेख से क्या बात स्पष्ट होती है या किस शिलालेख से यह बात स्पष्ट होती है कि लाखा मंडल क्षेत्र में यादवों का शासन था। वो है यादव राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, जिसे लाखा मंडल शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, इस यादव वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्री सेन वर्मन। क्वेश्चन बन सकता है और इसकी जो राजधानी थी वो सिंहपुर में स्थित थी। उसी वंश की एक राजकुमारी हुई राजकुमारी ईश्वरा, जिनका अभिलेख मिला है लाखा मंडल से और जिससे यह बात पता चलती है कि इस क्षेत्र में यादवों का शासन था। त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए, राज्य में हमको त्रिशूल लेख दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चमोली में गोपेश्वर से और उत्तरकाशी यानी बाड़ाहाट से मिले हैं। ठीक है, जो ये त्रिशूल लेख हैं, गोपेश्वर में जो रुद्रशिव मंदिर है वहां पर हमें त्रिशूल में लेख मिले हैं। त्रिशूल लेख इनको कहा गया है। उस त्रिशूल लेख में दो लेख हैं, दो राजाओं के लेख हैं। एक प्रसिद्ध नाग राजा गणपति नाग का और एक नेपाल का जो शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, अशोक चल का। इन दोनों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, पहले उस त्रिशूल लेख पर जो नाग राजा था गणपति नाग, उसने अपना लेख अंकित करवाया और फिर उसी के ऊपर अशोक चल ने अपना लेख अंकित करवाया। जो गणपति नाग का लेख है उसमें हमें 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। गणपति नाग का नाम उसमें है, उसके अलावा उसमें स्कंद नाग का नाम है, विभू नाग है, अंशु नाग है। ये 3 नाम है, चौथा गणपति नाग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से हमें किसके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो इन 4 जगहों से हमें कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो राज्य में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति या पहला राजनीतिक वंश ये कौन है? ये था कुडिंद वंश या कुडिंद शासक। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुडिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यह कालसी अभिलेख से पता चलता है। कब मिला है? 1860 में। किसने खोजा? जॉन फॉरेस्ट ने। किसका है? अशोक का। कब का है? 257 ईसा पूर्व का। किस लिपि में है? ब्राह्मी। किस भाषा में है? प्राकृत। और क्या घोषणा करी गई है वो हमने ऊपर देखा। कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुडिंद वंश जिसे उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश माना गया है, राजनीतिक शक्ति माना गया है। ध्यान रखना, राजनीतिक शक्ति। अगर पूछेगा उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश कौन है, तब आप कार्तिकेयपुर वंश या कतूरी वंश को कहेंगे। राजनीतिक पूछेगा तो कुडिंद को कहेंगे। कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है अमोघ भूति। ठीक है, पहली सती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? देखिए, अमोघ भूति जब शासन कर रहा था तो मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में सब जगह कुडिंदों का शासन था। जैसे ही अमोघ भूति की मृत्यु हुई, जो मैदानी इलाका है और खास करके आपका जो तराई इलाका है वहां पर शकों का अधिकार हो गया। तो अमोघ भूति के बाद कुडिंदों के मैदानी इलाकों पर किसने अधिकार कर लिया था? शक राजाओं ने कर लिया था। पहाड़ी भागों में अभी भी कुडिंद ही शासन कर रहे हैं। ठीक है, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं? अल्मोड़ा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर और कहा जाता है इसका निर्माण शक शासक राजा कटारमल ने ही करवाया था। सूर्य मंदिरों की
उपस्थिति यहां पर ये स्पष्ट करती है, प्रमाणित करती है कि इस क्षेत्र में शकों का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? कुडिंदों के बाद मैदानी इलाकों में शक आ गए। शकों के बाद मैदानी इलाकों में, खासकर तराई क्षेत्रों में कुषाणों का शासन यहां पर हो गया। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कि सबसे पहले कुडिंदों के बाद मैदानों पर शक आ गए, शकों के बाद कुषाण आ गए। इन कुषाण शासकों का जो दमन करते हैं वो कौन करते हैं? योधेय शासक करते हैं। क्वेश्चन आता है, कुषाणों का दमन किसने किया राज्य में? योधेय शासकों ने। और इस दमन में इनकी मदद किसने करी? कुडिंद शासकों ने, जो पहाड़ों पर शासन कर रहे थे। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि योधेय किसके समकालीन हैं? कुषाणों के तो हैं क्योंकि उनका दमन करेंगे, लेकिन ये समकालीन किसके हैं? कुडिंदों के समकालीन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 6ठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? देखिए, 6ठी सदी के अंत में, जब 6ठी सदी का समापन हो रहा था, उत्तराखंड पर नाग राजाओं का शासन था और इन नाग राजाओं को पराजित कर दिया था कन्नौज के मौखरियों ने। 5वीं सदी में उत्तराखंड में नाग जातियों का शासन हो गया था, नाग राजाओं का शासन हो गया था और 6ठी शताब्दी के अंत आते आते इनको पराजित कर दिया कन्नौज के मौखरियों ने। इस क्वेश्चन को भी याद करना, क्वेश्चन बनता है, कन्नौज के मौखरी किसको पराजित करके गद्दी पर आए थे? नागों को इन्होंने पराजित किया था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हो गई? देखिए, जो ये कन्नौज का मौखरी वंश था, इस वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम है ग्रहवर्मा और ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद इसका जो बहनोई था उसका नाम था हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के अधिकार में चला जाता है उत्तराखंड का इलाका। तो मौखरी वंश के बाद जो मौखरी वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, इसकी हत्या के बाद यहां का शासक कौन बन जाता है? वर्धन वंश का हर्षवर्धन बन जाता है। हर्ष के समय होइनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा करी, उसने इस राज्य को क्या कहा? होइनसांग हर्षवर्धन के ही काल में भारत आता है, आप सभी जानते हैं। उसी के काल में होइनसांग उत्तराखंड में भी आया और इसने उत्तराखंड को पोलिही मोपुलू नाम से संबोधित किया। तो होइनसांग ने उत्तराखंड को क्या नाम कहा? ये नाम कहा था पोलिही और मोपुलू, ये पूरा नाम कहा था। इसका अर्थ ब्रह्मपुर है, यह बताया था कनिंघम ने, इसको याद करना है। ठीक है, होइनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो ये तो उसने पूरे उत्तराखंड को कहा, कनिंघम कहता है यानी ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर यानी आज का गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, होइनसांग ने हरिद्वार को कहा था मोयुलू। ठीक है, जिसका अर्थ बताता है कनिंघम कि ये मयूरपुर कहना चाह रहा था, यानी इसका अर्थ मयूरपुर था। मोयुलू इसने कहा था और इसका जो क्षेत्रफल बताया था वो 20 ली बताया था। एक चीनी मेजरमेंट है, चीनी माप है, 20 ली इसका क्षेत्रफल बताया। इसके अलावा होइनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा है, इसको भी याद करना। गंगा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? महाभद्रा। 634 ईस्वी में होइनसांग हरिद्वार आता है और 636 ईस्वी में गौविषाण की यात्रा करता है और गौविषाण को हम आज क्या कहते हैं? काशीपुर कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किस वंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो पहला राजनैतिक वंश तो हमने देख लिया, कुडिंद वंश। ऐतिहासिक वंश इसलिए नहीं उसको माना जाता क्योंकि जो उनके साक्ष्य हैं, ज्यादातर उनके जो इतिहास लिखा गया है उनकी मुद्राओं के आधार पर है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और इतिहास क्या होता है? जिसका हमें लिखित प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर और कत्तूरी राजवंश को माना जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख हमें मिले हैं, इनकी लिपि क्या है? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के हमें अभी तक शुरुआत में 8 अभिलेख थे, कुछ जगहों पर 9 अभिलेख भी दिए हैं। 8 से 9 अभिलेख हमको इनके अभी तक मिल चुके हैं और इन अभिलेखों की जो लिपि है वो कुटिला लिपि में इनको लिखा गया है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में लिपि कौन सी इस्तेमाल होती थी? कुटिला लिपि। इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश में लोक भाषा और राजभाषा कौन सी थी? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। राजभाषा जो थी कार्तिकेयपुर राजाओं की वो संस्कृत थी और लोक भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, 300 वर्षों के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या बनी थी? जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसका शुरुआती जो राजधानी थी वो जोशीमठ में थी। ठीक है, चमोली में ये शासन कर रहे थे, जोशीमठ के नजदीक कार्तिकेयपुर क्षेत्र में शासन करते थे।
लेकिन 300 साल के बाद ये चले गए बैजनाथ की कत्यूर घाटी में और कत्यूरी कहलाने लगे। तो शुरुआत के 300 वर्ष चमोली में जोशीमठ के नजदीक ये शासन कर रहे थे, यानी गढ़वाल में, और 300 वर्षों के बाद ये चले गए बैजनाथ घाटी में, बागेश्वर की कत्यूर घाटी में, यानी कुमाऊं के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है शुरुआती राजधानी और बाद की राजधानी, इसको आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। टोटल 150 वन लाइनर्स को प्रश्नों के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इसमें अभी तक कवर कर चुके हैं। ऐसे ही जो आपका पूरा संक्षिप्त अवलोकन वाला चैप्टर है उसको नंबरिंग के साथ प्रश्नों के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम पूरा कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।